ये खंडहर नुमा महल आप देख सकते हैं और इस महल का जो इतिहास है वो इतना समृद्ध है जिसकी कल्पना आप शायद नहीं कर सकते हैं। ये मधुबनी जिला का राजनगर है जहां पर पहली बार पूरे भारतवर्ष में पहली बार सीमेंट का प्रयोग किया गया था। और यही खूबसूरत जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, जो खूबसूरत सा जो यहाँ पे जो इमारत बना है वो सीमेंट के प्रयोग से बना था और पहली बार यहाँ पे सीमेंट का प्रयोग किया गया था। और यह कोई उस समय में जो राजाओं का महल नहीं था बल्कि एक परगना या फिर यूं कहें कि रियासत, छोटे छोटे रियासत होते थे, जमींदार होते थे जिन्हें राजस्व वसूली का जिम्मेवारी दिया जाता था। हालांकि वो राज परिवार से ही जुड़े हुए होते थे। उनका ये उपराजधानी हुआ करता था। छोटा सा महल बनाने का उन्होंने प्रयास किया था। उस समय के सबसे कीमती महलों में से ये था। नौलखा मंदिर भी यहाँ पे मौजूद है और आज के डेट में जो तारीख में है यह काफ़ी ज़्यादा जो पर्यटकों के लिए जो है वो देखने वाली स्थली, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी एकत्रित होती है। और बाद में हालांकि रामेश्वर सिंह के द्वारा यह महल बनाया गया था। बाद में हालांकि लक्ष्मेश्वर सिंह के मौत के बाद में रामेश्वर सिंह यहाँ मिथिला के राजा भी बने। ये काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल है और इतना समृद्ध इसका इतिहास है मिथिलांचल का। लेकिन जो इतिहास को जो स्थान मिलना चाहिए वो लगता है कि पूरा नहीं मिल पा रहा है मिथिलांचल का। मिथिलांचल के बहुत सारे इतिहास को ध्वस्त भी किया जा रहा है, नए नए कंसेप्ट गढ़े जा रहे हैं। और मिथिलांचल में ऐसे कोई लोग एनकाउंटर करने के लिए कभी भी किसी चीज़ की सत्यता बताने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। ये जो राजनगर महल है, ये राजा रामेश्वर सिंह जब अपने बड़े भाई से अलग हुए थे और इनको जब यहाँ जबदी परगना मिला था और जबदी परगना के अंतर्गत इनको ये ज़मींदारी यहाँ का मिला था। उस समय में यहाँ पर ये सारा महल तैयार किया गया था उनके निवास के रूप में। और जिस समय में पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी सीमेंट का प्रयोग होता था, लेकिन भारत में पहली बार राजा रामेश्वर सिंह ही सीमेंट का प्रयोग किए और वो भी मिथिला के राजनगर नामक स्थान पर, जिसे पहले करहिया बोला जाता था, कमला नदी के पूर्वी किनार पर, जबकि पश्चिमी किनार पर करहिया नामक गांव था। उसी गांव के नाम से यहाँ का संबोधन होता था। और उस करहिया के, कमला के पूर्वी किनार पर राजा रामेश्वर सिंह अपनी राजधानी बनाए थे, अपना निवास स्थान बनाए थे। और इसमें भारत में पहली बार यहाँ सीमेंट का प्रयोग हुआ था। कहा जाता है कि उस समय में एक कोरनी नाम के अंग्रेज इंजीनियर रहता था और कोरनी राजा रामेश्वर सिंह से अपनी शादी के लिए लंदन में जब वो अपनी शादी किए थे तो उनके लिए कुछ पैसे उधार लिए हुए थे। लेकिन वो अपना इसी ऋण को चुकाने के लिए राजा रामेश्वर सिंह के साथ यहाँ सारे महलों का वास्तुकार कोरनी ही थे। और कोरनी ही सबसे पहले राजा रामेश्वर सिंह को इस बात के लिए तैयार किए गए कि ये सारा काम सीमेंट से होगा। और सारा सीमेंट इंग्लैंड से मंगाया गया था। तो क्या इंग्लैंड से ये सारा सीमेंट आया था? हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक नौलखा मंदिर है जो उस समय में सबसे कीमती मंदिरों में से एक हुआ करती थी। तो यहाँ की जो रेवेन्यू थी उस समय में कितना था जो राजाओं के पास में इतना दौलत थे? यहाँ की रेवेन्यू, राजाओं के पास की दौलत की बात नहीं। यहाँ के जब नौलखा मंदिर बना था तो वो नौलखा मंदिर इसलिए उसका नामांकन हुआ कि उस तात्कालीन समय में उस नौलखा को, नौलखा बेसिकली राजा रामेश्वर सिंह का अपना पर्सनल निवास हुआ करता था। नौलखा कोई मंदिर नहीं है यहाँ पर, वो उनका पर्सनल निवास स्थान था जहाँ राजा रामेश्वर सिंह अपने परिवार सहित रहते थे। और उस पर्सनल निवास में बनाने के लिए उनको 9 लाख रुपया खर्चा हुआ था, जबकि उस समय में यहाँ का रेवेन्यू लगभग 72 लाख के आसपास था। 72 लाख? क्या कलेक्शन, क्या चीज़ से था यहाँ पे? यहाँ के रैयतों से, यहाँ के जो थोड़ा बहुत उद्योग था उससे, यहाँ के बाज़ारों से, यहाँ के कमला नदी में जो लोग इस पार से उस पार होते थे या जो नदियों के संजाल में लोग इस पार से उस पार होते थे, वो घाट के करों से। तो जो इतनी आमदनी थी मिथिलांचल की समृद्धि, दिन पर दिन ह्रास कैसे हुई कुछ? देखिए, बाद के अंग्रेज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें, उससे पहले मुसलमानी टाइम में यहाँ पर कदर राज होती थी और यहाँ पर जो राजा जो भी बनते थे। और यही कारण है कि मिथिलांचल की आज भी सभ्यता और संस्कृति इसलिए बची हुई है। उस समय में राजा कोई भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, भले ही कर देकर उसको शांत कर दिया जाए, जिससे यहाँ की कोई भी चीज़, संस्कृति मिटे नहीं। हालांकि लोग इसको दूसरे अर्थों में लेते हैं, लेकिन वो अर्थ कहीं न कहीं ये यहाँ के राजाओं का, यहाँ के जो आप बोले उसका एक सबसे बड़े मानवीय सहानुभूति पहलू एक ये भी था कि वो अपने जनता को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। भले ही थोड़ा बहुत कर देकर ही अगर इसको बचाया जा सके तो बचाए। और यही कारण है कि मिथिला की सभ्यता, संस्कृति हो, विद्वता हो, विद्वत मंडली हो या यहाँ के रोजगार हो, सब कुछ बचा हुआ है।
और ज़मींदारों के द्वारा बाद में बहुत सारे चीज़ यहाँ रोज़गार के साधन उपलब्ध करवाए गए थे। लेकिन बाद के समय में जब यहाँ तात्कालीन सरकार बनी, देश आज़ाद हुआ, तात्कालीन सरकार बनी, तो धीरे धीरे यहाँ सभी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अगर आप जब पुरातन समय में जाएंगे, पुरातन समय में जाएंगे, जब आप राजा महेश सिंह के बाद के समय में जब आप जाएंगे, जिस समय में उनको यहाँ की ज़मींदारी मिली थी, उस समय में मिथिला आर्थिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ अवस्था में था। और जिस समय में यहाँ पर पूरे भारत का प्रति व्यक्ति आय 4 रुपये के आसपास था, उस समय में भी मिथिला के प्रति व्यक्ति आय 16 रुपये हुआ करता था। तो 72 लाख रुपया रेवेन्यू कलेक्शन का अर्थ है, आज के डेट में यदि तुलना किया जाए तो कितना रुपया होगा लगभग? तो ये कम से कम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 400 करोड़ के आसपास ही होना चाहिए। मतलब मिथिला अर्श से फर्श पे आ गया। मिथिला अर्श से फर्श पर आ गया, और ये तात्कालीन सरकार की देन है। उस समय के लोग कहते हैं कि यहाँ के राजा बहुत अय्याश थे, ऐसी कोई बात नहीं है। उस समय में यहाँ की जनता भी बहुत खुशहाल होती थी। उस समय में यहाँ पर उद्योग धंधा हो या व्यापार हो, बहुत ही उत्तम रूप से फलीभूति होता था। यहाँ की खेती भी बहुत उन्नत अवस्था में थी, और खेती भी वैज्ञानिक तरीके से, और खेती को भी 2 हिस्से में बांटकर, कि एक कैश क्रॉप के रूप में, एक खाद्य पदार्थ के रूप में, ऐसे करके यहाँ पर खेती भी की जाती थी। जिस समय में यहाँ चीनी मिल की स्थापना हुई, भारत में सबसे पहला चीनी मिल इसी मिथिलांचल में बना था। और उस समय में गन्ने की खेती को सबसे पहला कैश क्रॉप का रूप में, और किसान बिल्कुल यहाँ पर सुसंपन्न थे। और संपन्नता की निशानी, सुसंपन्न शब्द जो है किसानों के साथ, ये सबसे पहली बार मिथिला में ही उपयोग किया गया था। सुसंपन्न किसान, और जगह भारत में संपन्न किसान होते थे, लेकिन सुसंपन्न किसान जहाँ तक कहा जाता था, ये शब्द भी मिथिला का दिया। देख सकते हैं कि किस तरह से जो मिथिला का समृद्ध इतिहास है वो आपको तस्वीरों में दिख रही होगी, और ये समृद्ध इतिहास का एक नमूना है जो आज भी यहाँ पे मौजूद है। और पलायन का क्षेत्र बन के रह गया, लेबर जोन बन के मिथिलांचल रह गया। इसमें कई सारी खामियाँ हैं, कई सारी खामियों पे चर्चा हम कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चूँकि लंबा हो जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल डिस्कशन निश्चित रूप से कहेंगे कि यहाँ पे के जो राजनेता जितने भी हुए, उन्होंने 2-3 चीज़ों को जो है जो राजनीतिक टॉपिक है उसमें नहीं आने दिया, जिसमें शिक्षा, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण एवं रोजगार जनरेट करने का जो मुद्दा है। ये 3-4 चीज़ें ऐसी है जिसको कि उन्होंने जो राजनीतिक विषय है, राजनीतिक चर्चा है, उसमें नहीं आने दिया, जिसके कारण से जो मिथिलांचल का जो है लगातार जो लेबर जोन और पलायन जोन बन के रह गया। क्या मिथिला अपने सांस्कृतिक रूप से भी हमेशा समृद्ध रहा है। उसमें राजनगर जो मिथिला का जो अपना तांत्रिक परंपरा है, उसके आधार पर यहाँ की सारे आधार पर ही यहाँ का सारे भवनों का डिजाइन किया गया है। कोरनी भी राजा रामेश्वर सिंह के साथ मिलकर तंत्र के वास्तु के हिसाब से ही यहाँ पर सारे मकान हो या निवास स्थान हो, चाहे वो मंदिर हो या किसी या राजा का बैठक हो, वो सब को तंत्र के वास्तु के हिसाब से यहाँ पर सब कुछ तैयार किया गया था। इसलिए आज भी आप जब राजनगर के राज कैंपस में आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी मंदिर दक्षिण दिशा में है। उसका मुंह दक्षिण दिशा में है, भगवती का मुंह दक्षिण दिशा में है। चाहे वो आप काली मंदिर में जाएं, चाहे वो आप गिरजा मंदिर में जाएं, चाहे आप कामाख्या मंदिर में जाएं, हर मंदिर का, इसलिए कि तंत्र में दक्षिण मुखी देवी सबसे शुद्ध और जागृति मानी जाती है। और राजा रामेश्वर सिंह खुद एक बहुत बड़े तांत्रिक थे, और तंत्र के हिसाब से राजनगर को बसाया गया था। और मिथिलांचल का ये सबसे पहला ऐसा राज कैंपस था जिसको वैदिक नहीं, तंत्र के अनुसार बनाया गया था, तंत्र के अनुसार बसाया गया था। लेकिन फिर ये आगे बसावट जो है, जैसे ये राजा बने रामेश्वर सिंह, उन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ाया। इस महल के जो स्कोप होने चाहिए डेवलपमेट, वो बाद में जब राजा रामेश्वर सिंह, जब उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई और जब इन्होंने राजकाल संभाला, तो फिर ऑब्वियसली वो राजधानी में जाके शिफ्ट हो गए, फिर वो जाके दरभंगा में शिफ्ट हो गए, और धीरे धीरे अपने रहने के लिए जो स्थान वो बनाए थे, धीरे धीरे जब ये कही जाता है जब राजा ही नहीं है तो वहाँ प्रजा रह के क्या करेगा, और धीरे धीरे लोग यहाँ से वापस जाने लगे। यहाँ की चीज़ें, यहाँ राज कैंपस सुना हो गया। लेकिन जिस करहिया नामक गांव आज भी है, और इस जगह का राजा के नाम पर बनाया गया था, इसलिए ये जगह आज भी राजनगर है। और ये रामेश्वर सिंह के
कारण ही जब दरभंगा तक रेल लाइन बनी थी, उस समय में रेल लाइन को जयनगर जब लाया गया था, उसमें राजनगर स्टेशन के लिए ही, राजा रामेश्वर सिंह के लिए ही यहाँ इस रेल पथ का निर्माण हुआ, जो आज जयनगर तक है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हम और भी इतिहास की आपको जानकारी ज़रूर साझा करेंगे। हमने एक सीरीज़ भी सोचा है कि शुरुआत करने का, जिसमें कि आपको जो इतिहास है छोटे छोटे जगहों का और मधुबनी, दरभंगा या फिर मिथिलांचल का जो इतिहास है, उसे हम लगातार आपको रूबरू कराने का कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।